Dear aspirants, welcome to today's video. In this video, we will discuss about the current affairs of August 2024 related to Jammu and Kashmir. So today our first topic is related to the environment and is also related to the geography. यहाँ पे एक न्यूज़ आई हुई है कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड राइजिंग थ्रेट्स एक स्टडी कंडक्ट की गई थी अबाउट द ग्लेशियर लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें 2 लेक्स को चूज़ किया गया था फॉर द स्टडी। एक लेक है शीशनाग, दोनों कश्मीर में ही है, दूसरी है सोनासर। तो ये दोनों जो है ग्लेशियर लेक्स हैं, इनको स्टडी के लिए सिलेक्ट किया गया था। ये स्टडी कंडक्ट की थी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने, या शॉर्ट में कश्मीर यूनिवर्सिटी ने, एंड जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, इन दोनों की जॉइंट स्टडी है, जिससे हमें पता चला है कि कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में जो है एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यहाँ पे मैं ये टर्म लिखता हूँ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होने का खतरा है, एक रिस्क है। क्यों ये रिस्क है? बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ग्लेशियर्स। इन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से थ्रेट जो है इस फ्लड का वो बना हुआ है। अब इसके पीछे थोड़ी सी एक हिस्ट्री है कि एक बैकग्राउंड है कि ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्योंकि हमें पता है, देखिए हिमालयन ग्लेशियर्स जो है उनकी रेट ऑफ मेल्टिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे मेन कॉज जो है मेल्टिंग ग्लेशियर्स का वो है क्लाइमेट चेंज। टेम्परेचर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्लाइमेट ओवरऑल जो है वो वार्म हो रहा है, ख़ास तौर से इस 21st सेंचुरी में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो एक्सपैंड होती जा रही हैं, उनकी फॉर्मेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इन लेक्स में फ्लड्स आने का खतरा काफ़ी बना हुआ है। तो एक एस्टिमेट के हिसाब से अराउंड 65% ऑफ आइस मास, जो हाई माउंटेन एशिया है, एशिया के जो हाई माउंटेनस एरियाज हैं उसमें 65% ऑफ द आइस मास जो है वो डिसअपियर हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, यानी कि बाय 2100 65% ऑफ द आइस मास जो है वो मेल्ट हो सकता है, सारा ख़त्म हो सकता है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है उसके चांसेस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स की मेल्टिंग रेट जो है इंक्रीज हो गई। मेल्टिंग रेट इंक्रीज होने की वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होने का खतरा जो है वो बढ़ चुका है। बट यहाँ पे जो टर्म समझने वाली है वो है सबसे पहले कि ग्लेशियर लेक है क्या और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है क्या। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, देखिए। अगर आप लोग कभी ट्रैकिंग पे गए हों या अगर आप गूगल कर लेंगे शीशनाग की इमेज, आपको बिल्कुल एक ऐसी ही इमेज दिखेगी, एक वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय द माउंटेन्स। तो यहाँ पर जो है ये ग्लेशियर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऑब्वियसली हर जगह माउंटेन पे ग्लेशियर्स हैं साइड्स पे, क्योंकि हाई माउंटेन एरियाज हैं। तो इन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से इनका जो पानी है वो इसी लेक में जमा हो जाता है, और ऐसी लेक को हम बोलते हैं ग्लेशियर lake, the lake which is formed due to the melting of the glaciers and the accumulation of the glacier water। तो जब यहाँ पे काफ़ी टाइम से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे होते हैं तो एक लार्ज मास ऑफ वाटर बॉडी यहाँ पे बन जाता है, जिसको हम ग्लेशियर लेक बोलते हैं। अब ये लेक जो है यूजुअली अपनी जगह पे स्टेबल रहती है, और इसमें से जब कभी ओवरफ्लो होता है तो इसका पानी जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है, विच टेक्स द फॉर्म ऑफ रिवर्स। तो आप देखेंगे काफ़ी सारी ग्लेशियर रिवर्स भी हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो वाली रिवर्स जिनका सोर्स जो है वो इन्हीं ग्लेशियर्स में। आपके लिए असाइनमेंट है कि आप देखें कि कौन सी ऐसी रिवर्स है जिनका सोर्स जो है कश्मीर में वो ग्लेशियर्स है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब ये लेक्स ओवरफ्लो करती हैं तो इनका पानी नीचे की तरफ आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ द रिवर्स। तो ये स्टेबल है, जब भी ओवरफ्लो हुआ पानी नीचे आ गया इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, या कभी जो है इस लेक में किसी जगह लीक होगा
तो पानी बाहर आ जाता है। बट कभी कभार क्या होता है कि यह क्या होने के चांसेस हैं, कभी एवलांच आया, कभी लैंडस्लाइड आई, तो उसकी वजह से जहाँ पर ये लेक बंद होती है, रुकी होती है, उसमें कभी ब्रीच हो सकता है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि वॉल ब्रीच, उसमें कभी ब्रीच हो सकता है। उस ब्रीच की वजह से ऑल ऑफ ए सडन एकदम से लेक का सारा पानी जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लड। तो इसी को बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी कि लेक जो है इसमें आउटबर्स्ट हो रहा है। आउटबर्स्ट होने की वजह से ऑल ऑफ ए सडन पानी जो है फुल फोर्स से नीचे की तरफ, वैलीज की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लड बन सकता है। अब इसके मेन रीजंस जो है, अगर हम नेचुरल रीजंस देखें क्या है, अब कभी जो है अर्थक्वेक आ गया, वो तो नेचुरली है, वो मैन मेड नहीं है। कभी लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है, या कभी एवलांच आ गया, तो इसकी वजह से भी इसमें डिस्टर्बेंस होती है और कभी फ्लड आने का खतरा होता है। बट जो मैन मेड कॉज है वो है क्लाइमेट चेंज। जब ग्लेशियर्स यहाँ पे इनका पानी तेज़ी से इस लेक में भर जाएगा, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी वॉल्स जो हैं वो ब्रीच हो सकती हैं और फ्लड आ सकता है। तो हमारा न्यूज़ आर्टिकल जो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स की वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होने का खतरा बना हुआ है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज रिलेटेड टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सिक्योरिटी ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स एनहेंस्ड। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है होम के, हमारे सेंटर के, उन्होंने पार्लियामेंट में एक सबमिशन किया है कि जब उनसे कश्मीरी माइग्रेंट्स की सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऑफिशियल डेटा दिया कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं लिए गए हैं फॉर एनहेंसिंग द सिक्योरिटी ऑफ द कश्मीरी माइग्रेंट्स। सो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, जो आप अपने एग्जाम में इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया फॉर JNK या इन जनरल इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कभी कि क्या मेजर्स लिए हैं, तो यहाँ पे आप ये मेजर्स जो हैं देख सकते हैं। ये ऑफिशियल फिगर्स एंड ऑफिशियल डेटा है। सबसे पहले हर एक कश्मीरी माइग्रेंट जो रजिस्टर्ड है उसको 3250 पर मंथ का बेनिफिट दिया जाता है, कैश बेनिफिट दिया जाता है। जो कश्मीरी माइग्रेंट फैमिली है उनको 13,000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाते हैं, मैक्सिमम 13,000 रुपीज़। ऑल्सो दे आर गिवन 9 kg राइस एंड 2 kg आटा पर मंथ। उसके अलावा 1 kg शुगर एंड 6,000 ट्रांजिट accommodations they are under construction for Kashmiri migrant employees under PM's पैकेज। तो कश्मीरी माइग्रेंट्स एम्प्लॉयज़ की सिक्योर एंड सेफ एकोमोडेशन को इंश्योर करने के लिए 6,000 ट्रांजिट एकोमोडेशन जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी तरह से 5 गवर्नमेंट स्कूल जिसमें 4 हायर सेकेंडरी आते हैं उनको भी सेटअप किया गया है इन द कश्मीरी माइग्रेंट कैंप्स। तो ये सब स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं। उसके अलावा एक रॉबस्ट सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ग्रिड है सेटअप किया गया है, एक रॉबस्ट सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ग्रिड, ठीक है, टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स। उसके अलावा राउंड द क्लॉक चेक पॉइंट्स जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे रखे गए हैं, जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो रैंडमली चेक करते हैं, फ्रिस्किंग करते हैं, ताकि कोई अनवारंटेड मूवमेंट जो है इंटरनेशनल मूवमेंट ना हो, या जो हमारी सिक्योरिटी को जिससे डेंजर हो हमारी JNK UT की, तो उस को रोकने के लिए, उस खतरे को रोकने के लिए चेक पॉइंट्स भी सेटअप किए गए हैं। उसके अलावा जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस हैं कैसो, उनको भी इंटेंसिफाई किया गया है। इसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सेटअप किया गया है जहां पे वो अपनी ग्रीवेंसेस लॉन्च करते हैं जो उनके ज़मीन के रिगार्डिंग है। आपको पता है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स जब 90s में यहाँ से माइग्रेट हो गए तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को पीछे छोड़ दिया, तो उस प्रॉपर्टी को या तो किसी ने गैर कानूनी तौर से कब्जा किया है या मजबूरी में आकर इन माइग्रेंट्स ने उस प्रॉपर्टी को अंडर डिस्ट्रेस सस्ते दामों में बेच दिया है। तो ऐसी अगर कोई ग्रीवेंस इनकी है उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल रखा गया है जहां पे वो इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्डन कार्ड्स, और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं वो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए अवेलेबल रखे गए हैं। इनफैक्ट जो कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट्स हैं जिनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स चाहिए उसके लिए भी एक ऑनलाइन
पोर्टल सेटअप किया गया है वेयर स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन माइग्रेंट सर्टिफिकेट्स। और इसके अलावा काफ़ी सारी सर्टिफिकेट्स जो कश्मीरी माइग्रेंट्स ऑनलाइन ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें हमारी RBA सर्टिफिकेट है, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट है EWS, या फिर इनकम सर्टिफिकेट है, माइग्रेंट सर्टिफिकेट है। इन सब सर्टिफिकेट्स के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल एस्टैब्लिश किया गया है ताकि माइग्रेंट्स जो है घर बैठे अप्लाई करके जो है बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज from the perspective of ensuring their security, from the perspective of providing financial help, from the perspective of providing better education, इन सब सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने जो है काम किया हुआ है टू इंश्योर कि कश्मीरी माइग्रेंट्स को जो है सिक्योरिटी मिले, उनको एक बेटर लाइफ मिले। अब हम हमारे स्पोर्ट्स फील्ड से न्यूज़ देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर टॉप्स 8th पेनकैक सिलेट फेडरेशन कप 2024 इन लेह लद्दाख। तो हमारी UT जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें टॉप रैंक इस स्पोर्ट्स में अचीव की है। सो ये पेनकैक सिलेट फेडरेशन कप जो है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू मार्शल आर्ट्स। एंड ये न्यूज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट नेशनल इवेंट, नेशनल लेवल इवेंट इन द फील्ड ऑफ मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स के फील्ड में पहला नेशनल लेवल इवेंट है जो लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसमें यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद रखने की कि JNK UT की इसमें टॉप रैंक आई थी एंड विच वाज फॉलोड बाय दी हरियाणा एंड लद्दाख। ओवरऑल इसमें 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये मार्शल आर्ट से रिलेटेड है और इसमें लद्दाख का ये फर्स्ट नेशनल लेवल इवेंट था इन द फील्ड ऑफ मार्शल आर्ट्स। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया गया है बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में ऑन द ईव ऑफ द 78th इंडिपेंडेंस डे। 78 इंडिपेंडेंस डे यानी कि इसी साल अराउंड 10,000 young women they perform the Kashmiri cultural dance known as Ruf। ठीक है, एक कल्चरल फेस्ट में उन्होंने इस डांस को परफॉर्म किया जिस कल्चरल फेस्ट का नाम था कोशुर रिवाज कल्चरल फेस्ट, जो इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया था बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ पे 10,000 यंग वुमेन दे पार्टिसिपेटेड इन इट, दे परफॉर्म द रूफ, और जिसकी वजह से ये हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गया है। तो इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद द इंद्रानी बालान फाउंडेशन, सो इंडियन आर्मी प्लस इंद्रानी बालान फाउंडेशन किस डिस्ट्रिक्ट में? बारामुल्ला। ओके, सो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप हुआ है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, किसने ऑर्गेनाइज किया है, ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हैं और अगर आप बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। उसके अलावा जो हमारे डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं 1947 में पार्टीशन के बाद जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, इनफैक्ट 1947 और 1965 वॉर के दौरान या फिर 1971 वॉर के दौरान जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं उनको प्रॉपराइटरी राइट्स दिए गए हैं, यानी कि मालिकाना हुकूक उनको ज़मीन पर दिए गए हैं। किस ज़मीन पर? इवैक्वी ज़मीन पर। ओके, इवैक्वी प्रॉपर्टी पर डिस्प्लेस्ड पर्सन जो हैं, जो इन 3 वॉर्स के दौरान दो वॉर्स के दौरान 65, 71 और 1947 के डिस्टर्बेंस के दौरान जो डिस्प्लेस हो गए थे, तो ऐसे लोगों को इवैक्वी प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो गवर्नमेंट ने कन्फर किए हुए हैं। तो हुआ क्या है एक्चुअली इस प्रोसेस में, जो ये इवैक्वी प्रॉपर्टी है इट इज़ मैनेज्ड बाय एन ऑफिशियल जिसको हम बोलते हैं कस्टोडियन जनरल।
कस्टोडियन जनरल जो है वो ट्रांसफर करेंगे लैंड को इन फेवर ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्सन इन अ टाइम बाउंड मैनर। बट जो ये लैंड ट्रांसफर होगी, जो लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन को जाएगी, इट विल बी सब्जेक्ट टू ए सीलिंग, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनलिमिटेड क्वांटम ऑफ लैंड दिया जाएगा, नहीं। जिस इंडिविजुअल को या जिस फैमिली को लैंड ट्रांसफर होगी, इट विल बी सब्जेक्ट टू ए सर्टेन अपर लिमिट, जिस लिमिट के ऊपर उनको लैंड अलॉट नहीं होगी, अप टू ए फिक्स लिमिट ये लैंड अलॉट होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली मेन चीज समझने की जो है वो है हु इज एन इवैक्वी एंड व्हाट इज इवैक्वी प्रॉपर्टी। तो उसकी एक डेफिनेशन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के लॉ में दी गई है, जिस लॉ का नाम है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इवैक्वीज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2006। तो इसमें इवैक्वी को डिफाइन किया गया है। इवैक्वी की यहाँ पे 3 डेफिनेशंस हैं। क्या डेफिनेशन है? पहला, जब डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान सेटअप हो गई, यानी कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ उसके बाद डोमिनियंस यहाँ पे सेटअप हो गई, ठीक है। डोमिनियंस का मतलब है कि इंडिया एंड पाकिस्तान जो है अभी स्टिल ब्रिटिश कंट्रोल में ही थे, कंप्लीटली ये रिपब्लिक नहीं बने। 1950 में इंडिया रिपब्लिक बन गया, तो तब तक ये डोमिनियन ही था। तो इस डोमिनियन के बनने तक या फिर सिर्फ उस टाइम 1947 में जो सिविल डिस्टर्बेंसेस हो गई या इन डिस्टर्बेंसेस के होने के डर की वजह से किसी भी इंसान ने जे.एंड.के को छोड़ा था। कब छोड़ा था? इसका डेट क्या है? 1 मार्च 1947। इस डेट पर या इस डेट के बाद किसी ने अगर इन डिस्टर्बेंसेस की वजह से जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ा था और कहाँ चला गया था? फॉर एनी प्लेस आउटसाइड द टेरिटरीज नाउ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद जब सिविल डिस्टर्बेंसेस हो गई तो उस टाइम पे जिन लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ा और वो इंडिया के किसी ऐसे पार्ट में जाके सेटल हो गए जो अब इस टाइम पे हिंदुस्तान का पार्ट है, जो हमारी कंट्री का पार्ट है, या फिर एक तो ये कैटेगरी है उसको हम इवैक्वी बोलते हैं, या जो ऐसी जगह पे रहता है जो अभी पाकिस्तान का पार्ट है, पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर के उस एरिया में रहता है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, पीओके जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा हो या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहा हो, और उस वहां पे रहने की वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी को जो यहाँ जे.एंड.के में जो इंडियन पार्ट ऑफ द जे.एंड.के है वहां पे जो उसकी प्रॉपर्टी रह गई है उसको वो ना सुपरवाइज कर पा रहा है, ना ऑक्यूपाई कर पा रहा है, ना मैनेज कर पा रहा है, उसको भी हम इवैक्वी बोलते हैं। ना तो वो खुद मैनेज कर पा रहा है, ना किसी और पर्सन के थ्रू उसको मैनेज कर सकता है, या फिर अनऑथराइज्डली कोई उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा हुआ है, यानी कि प्रॉपर्टी उसी की थी बट क्योंकि अब वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है तो उसकी वजह से उसकी गैर मौजूदगी में किसी और ने उस पर इलीगली कब्जा किया हुआ है, या फिर जो 14 अगस्त 1947 के बाद उसने किसी ऐसे इंसान ने जिसने अलॉटमेंट के थ्रू या लीज के थ्रू या अनलॉफुली या किसी और इलीगल तरीके से ऐसी किसी प्रॉपर्टी से बेनिफिट लिया है जिसको इवैक्वी या अबैंडन प्रॉपर्टी माना जाता है under any law for the time being in force in Pakistan or any such part of the territories of Jammu and Kashmir as is under the operational control of the Pakistan Armed Forces। यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे कट ऑफ डेट जो है वो है 14 अगस्त 1947। तो 14 अगस्त इस डेट के बाद किसी बंदे ने अगर किसी अलॉटमेंट के थ्रू या लीज पे मतलब किराए पे या किसी अनलॉफुल तरीके से किसी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया है या किसी और इलीगल तरीके से इस प्रॉपर्टी से बेनिफिट लिया है जिसको इवैक्वी या अबैंडन प्रॉपर्टी माना जाता था उस टाइम पे पाकिस्तान में या किसी ऐसी टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर की जिसका कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पर है, तो ऐसे को हम बोलते हैं इवैक्वी। ठीक है, अब
इवैक्यूवी की डेफिनेशन जो है वो ये 3 है। जिस भी इंसान पर ये 3 में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है उसको इवैक्यूवी माना जाता है। अब इवैक्यूवी प्रॉपर्टी है क्या? इसका मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें किसी इवैक्यूवी की, यानी कि इन 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन वाला इंसान जो है अगर कोई उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें उसका कोई राइट बनता हो, कोई इंटरेस्ट बनती हो, और इसमें वो प्रॉपर्टी भी आती है जो किसी इंसान ने किसी और इवैक्यूवी से ली हो आफ्टर 14 अगस्त 1947 ली हो, और इसको जो है कंफर्म नहीं किया हो कस्टोडियन जनरल ने। जैसे मैंने आपको कहा, ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि यहाँ पे इवैक्यूवी प्रॉपर्टी का मतलब है एक इवैक्यूवी जिसकी किसी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है या उसका कोई राइट बनता है उस प्रॉपर्टी में। बट इसमें इवैक्यूवी प्रॉपर्टी हम उसको भी मानते हैं कि अगर किसी एक इंसान ने जो इवैक्यूवी नहीं था मगर उसने कोई प्रॉपर्टी इवैक्यूवी से खरीदी है, जो इंसान इवैक्यूवी था उससे उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है आफ्टर 14 अगस्त 1947, अगर उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी है और कस्टोडियन जनरल ने उसको कंफर्म किया है कि बोला है हाँ ये सही है, तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कस्टोडियन जनरल ने उस प्रॉपर्टी को कंफर्म नहीं किया है तो ऐसी प्रॉपर्टी को इवैक्यूवी प्रॉपर्टी माना जाता है। बट इसमें ऑर्नामेंट्स नहीं आते हैं, पहनने की चीज़ें नहीं आती हैं, कुकिंग वेसल्स या बाकी हाउस होल्ड चीज़ें जो हैं वो नहीं आती हैं, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी की हो जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान में था, या किसी ऐसी टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के कंट्रोल में है, तो वो प्रॉपर्टी को इवैक्यूवी प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे जो है एक कंप्लीट डेफिनेशन इवैक्यूवी और इवैक्यूवी प्रॉपर्टी की दी हुई है, जिसको आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं, या फिर आप अपने हो सकता है एमसीक्यूज इस पे आए तो उसमें भी आप इजीली इस बेसिस पे उसको आंसर कर सकते हैं। तो अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिन बंदों का इन 3 में से कोई एक क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो रहा है तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो डिस्प्लेस पर्सन को जो है इस जमीन पर, इस प्रॉपर्टी पर जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स दिए हुए हैं इस इवैक्यूवी प्रॉपर्टी पर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका इवैक्यूवी और इवैक्यूवी प्रॉपर्टी का क्लियर हो गया हो। देन 10 ईयर्स का कंपैरिजन गवर्नमेंट ने एक डेटा पब्लिश किया है जिसमें सिक्योरिटी, जम्मू एंड कश्मीर का सिक्योरिटी कंपैरिजन जो है पिछले 10 सालों का किया गया है। किन 10 सालों का? जिसमें पहले जून 2004 से लेकर मई 2014 तक क्या हालात थे यहाँ पे, फिर 2014 से लेकर 2024 तक क्या चेंजेस आई हैं। तो यहाँ पे जिन पैरामीटर्स को इंक्लूड किया गया वो है टोटल इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म, उसमें 69% रिडक्शन आई है। टोटल डेथ सिविलियंस प्लस सिक्योरिटी फोर्सेस, उसमें 67% रिडक्शन आई है। जो डेथ सिविलियंस की हैं उसमें 80% रिडक्शन आई है, और सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड इन एक्शन उसमें 44% रिडक्शन आई है। तो अगर हम स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स देखें जो काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट थे कश्मीर में, उसमें 100% रिडक्शन आई है। दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट कि 2013 में देयर हैज़ बीन एब्सोल्युटली नो इंसिडेंट ऑफ स्टोन पेल्टिंग व्हाटसोएवर, स्पेशली इन कश्मीर। पूरी यूटी में तो हुआ ही नहीं है, बट कश्मीर जहां ये ज़्यादा हुआ करता था तो यहाँ पर भी ये नहीं है। तो कैसे पॉसिबल हुआ? क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इन टेरर इंसिडेंट्स और स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स को कर्ब करने के लिए? यहाँ पे कुछ स्टेप्स जो है वो लिस्ट आउट हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिक्योरिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट हैड अडॉप्टेड ए जीरो पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म। तो इसमें इफेक्टिव कंटिन्यूस एंड सस्टेन्ड एक्शन यानी कि एनकाउंटर्स किए जाते हैं टेररिस्ट के। उसके अलावा जो है ज़ीरो टेरर प्लान गवर्नमेंट ने बनाया है। डिमोलिशन, जो पूरा टेरर इकोसिस्टम है जिसमें चाहे फाइनेंस हो, चाहे सप्लाई ऑफ आर्म हो, एम्यूनिशन हो, या प्रोवाइडिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उस पूरे टेरर इकोसिस्टम को डिमोलिश किया है गवर्नमेंट ने। या इसके अलावा जो हमारे यूथ जिनको रेडिकलाइज किया जाता था थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू यूट्यूब चैनल्स या इस तरह के, तो इन रेडिकलाइजेशन एफर्ट्स को कर्ब किया गया है।
उसके अलावा यहाँ पे एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई है टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर। उसके अलावा यूएपीए एक्ट जो है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसके अलावा मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग जो है सिक्योरिटी इक्विपमेंट, उस पर भी फोकस किया जा रहा है। या अगर आपको कश्मीर का सिक्योरिटी सिनारियो कुछ सालों का पहले पता हो, जो टेररिस्ट हैं जिनका पब्लिक फ्यूनरल किया जाता था, फिर उसमें और ज़्यादा लोग जो हैं रेडिकलाइज होते थे, ख़ास तौर से यूथ जो है वो इमोशंस में आके और ज़्यादा रेडिकलाइज होते थे, तो इन पब्लिक फ्यूनरल्स को कम्प्लीटली बैन किया गया है, जिससे रेडिकलाइजेशन जो है वो रुक गई है। उसके अलावा जो टेरर के सपोर्टर्स गवर्नमेंट जॉब्स में थे, उनको गवर्नमेंट जॉब से डिसमिस किया गया है, ताकि वो गवर्नमेंट जॉब्स में रहकर ही गवर्नमेंट को जो है वीकन ना करें, टेररिज्म को सपोर्ट ना करें। उसके अलावा बार काउंसिल में जितने भी टेररिस्ट थे उनको भी निकाला गया है। दिस इज़ एज पर द गवर्नमेंट स्टेटमेंट। उसके अलावा जो टेरर सपोर्टर्स थे उनको अनफिट कंसिडर किया गया है फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। उसके अलावा अब इन सब स्टेप्स से आउटकम्स हमें क्या मिले? देयर हैज़ बीन अ रिकॉर्ड फ्लो ऑफ टूरिस्ट, 2.11 करोड़ टूरिस्ट हैव विजिटेड जम्मू एंड कश्मीर 2023, सो जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी बूस्ट मिला है। G20 टूरिज्म ग्रुप की मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनाइज की गई है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 एंड 2024 सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो गई है, जिसमें अराउंड 4 to 5 लाख पिलग्रिम्स ने पार्टिसिपेट किया है। मुहर्रम प्रोसेशन ओपनली निकाला गया आफ्टर 34 ईयर्स, जिसमें 40,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस यहाँ पे पीसफुली हो गए, और अब हमारे जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे हमारे असेंबली इलेक्शंस भी अनाउंस हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में, एंड दिस इज़ अ बिग सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये एक सिक्योरिटी कंपैरिजन है किस तरह से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्रूव हो गई है। तो हमारे इस सेशन में अगस्त 2024 में ज़्यादा हमारा इंटरनल सिक्योरिटी पे फोकस रहा। उसके अलावा हमने एनवायरमेंटल सपोर्ट से भी कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम नेक्स्ट मंथ करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर 2024 डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।